हाय। तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है। फाइनली आप लोग भाई स्कूल तो योगदान कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको लेकर समझ में नहीं आ रहा है। आगे का कोई भी अपडेट पता नहीं चल पा रहा है कि सर प्राण अप्लाई कब से करना है, टेक्निकल योगदान हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, प्राण का शिफ्टिंग कैसे करना है, और आपका जो टीचर हैं वो खुद से प्राण अप्लाई करेंगे या विभाग करवाएगा, या एनपीएस अकाउंट ओपनिंग नहीं हो पाता है समय से तो क्या फुल सैलरी आएगी या नहीं आएगी, या तमाम जो छुट्टियों को लेकर बातें हैं, इन सभी टॉपिक को हम लोग विस्तार से बात करेंगे और पूरी पूरी तरह से एथेंटिक्स बात होगी। सो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहेगा। और साथ ही टीआरई 3 को लेकर हर एक आपका कन्फ्यूजन सवाल आपका जवाब मेरा, उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके योगदान के बाद एक फाइल तो आपको डीपीओ स्थापना में चला गया या बीआरसी के माध्यम से डीपीओ स्थापना चला गया। अब बात है कि टेक्निकल योगदान। देखिए, टेक्निकल योगदान इसलिए जरूरी है कि जो शिक्षा विभाग का सॉफ्टवेयर, जो शिक्षा विभाग का आपका वेबसाइट है, उसमें एंट्री होती है कि फलाना शिक्षक ने मतलब किस तिथि को योगदान किया है और पूर्वाह्न में किया, अपराह्न में किया है, अपराह्न में किया। क्लियर। और जब आप योगदान हो जाता है, टेक्निकल योगदान हो जाता है, उसके बाद ही प्राण अप्लाई करते हैं। बहुत लोग का ये कहना है। देखिए, तो उस मामले में 2 जिले हैं जहां पे पत्र जारी किया गया है आपका टेक्निकल योगदान को लेकर कैंप आयोजित करने के लेकर, जहां पे आपका एक तो बांका है और दूसरा आपका एक आपका कैमूर है और दूसरा आपका पश्चिमी चंपारण है। और उस रूप में खगड़िया में देखिए टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर पत्र जारी नहीं किया गया है, डायरेक्ट वहां पर प्राण अप्लाई करने के लिए पत्र जारी किया गया है। तो देखिए, टेक्निकल योगदान 2 तरीके से है। एक, बहुत से जिले के अधिकारी हैं जो कैंप मोड में आयोजित कराते हैं, जहां पे एचएम और या एचएम के साथ जो शिक्षक हैं वो भी जाते हैं। और बहुत ऐसे जिले के अधिकारी हैं, डीओ डीपीओ साहब हैं, जो इंटरनल अपना जो भी क्लर्क हैं डीपीओ ऑफिस के, डीओ ऑफिस के, उनको लगाकर टीम गठित करके अपना इंटरनल वो योगदान स्वीकृत कर लेते हैं, जो कि 1 से 2 दिन में हो जाता है। और बहुत से जिलों में ये काम चल रहा है, इंटरनल चल रहा है। सो आप प्राण अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, नो डाउट्स, कर सकते हैं। परंतु दिक्कत कहां पे है कि टेक्निकल योगदान में अगर डिफाल्टर होता है, मान लीजिए कि समय से नहीं हो पाता है या कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, मान लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर या फिर उस रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट जाता है, तो टेक्निकल योगदान इनकम्प्लीट हो जाता है और उस केस में आप प्राण अप्लाई करते हैं तो सक्सेस नहीं होगा। टेक्निकल योगदान और प्राण दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक ना। और ऐसा देखा गया है टीआरई 1, टीआरई 2 और सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनमें जिनका टेक्निकल योगदान नहीं हुआ था उनका प्राण अप्लाई नहीं हुआ था। हालांकि विभाग ने जो पत्र जारी किया था आपके योगदान पत्र संबंधित, उसमें तो आप कर सकते हैं, नो डाउट्स, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले भी कर दीजिएगा ना तो आपका प्राण अलॉट नहीं किया जाएगा, आपका प्राण नंबर नहीं आ जाएगा। तो इसलिए जिला के पत्र का इंतजार कीजिए। तो प्राण अप्लाई आपको जिला का पत्र आने के बाद ही करना सबसे बेहतर होगा। अब बात है कि प्राण शिफ्टिंग कैसे करना है। तो देखिए, जनरली प्राण शिफ्टिंग 2 तरीके से है। एक ऑफलाइन भी होता है, जो मान लीजिए टीआरई 1, टीआरई 2 के शिक्षक हैं या जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं जिनका पहले से प्राण अवेलेबल है, तो उनको तो नया प्राण अप्लाई नहीं करना है, ये क्लियर है, उनको शिफ्टिंग कराना है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, आप ऑफलाइन कर सकते हैं जिसमें 1 पेज का फॉर्म भरना होता है, ठीक है, और दूसरा आपका ऑनलाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पे स्पेशल वीडियो मेरा आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, कल तक संभवतः आ जाएगा, आप लोग पूरे डिटेल्स में देख के वैसे कीजिएगा। और प्राण शिफ्टिंग भी आप कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पेमेंट समय से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, पेमेंट तो बल्क में होता है, एक ही साथ होगा। हालांकि प्राण शिफ्टिंग जो काम होता है वो साथ साथ चलते रहता है, उसमें आपका प्राण नंबर सेम रहता है, केवल डीडीयू कोड और आपका जो योगदान पत्र है, पदस्थापना पत्र है, वो चेंज होता है और उस रूप में आपका नए डीडीयू कोड पर शिफ्टिंग कर दिया जाता है, ठीक है। या जो पहले से जो कहीं कार्यरत शिक्षक हैं, रेलवे वगैरह में काम करते हैं, उनका भी शिफ्टिंग हो उस रूप में, तो इस पे स्पेशल वीडियो आ जाएगा, आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होगा। अब बात है कि देखिए, प्राण अप्लाई जब आप करते हैं ना तो आप 3 डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। ये जो बहुत लोगों का डाउट था कॉल में से आता, मैं क्लियर करता हूँ। एक, आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, पहला आपका प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा, आधार कार्ड में मान लीजिए कि आपको दिक्कत है तो आप पैन कार्ड से कर सकते हैं। और तीसरा, आप डीएल से कर सकते हैं, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट से आप प्राण का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात है कि ये आपको खुद करना है या विभाग करवाएगा। तो देखिए,
विभाग भी करवाता है उस केस में जब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं या समय पे आपका सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो कैंप मोड में, जैसे कि विशिष्ट शिक्षक के मामले में हुआ था कि विभाग खुद ही बुला लिया था शिक्षकों को डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जिला में कैंप मोड आयोजित किया था, और हर बीआरसी से कुछ क्लर्क को और जिले के जो क्लर्क थे उनको बुलाकर और सभी शिक्षकों का एक दिन में निपटारा कर दिया था, जो भी उनका टेक्निकल योगदान होने के बाद प्राण अप्लाई करना था। क्लियर? जनरली आप खुद से कर सकते हैं, खुद से ही करना है, ऐसा कहीं नियमावली में नहीं है कि विभाग ही करेगा, तो आप खुद से कर सकते हैं और खुद से ही करना चाहिए। खासकर अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं भी है तो आपको किसी जानकार साइबर कैफे से जाकर करवाना चाहिए जो टियर 1 टियर 2 या फिर विशिष्ट शिक्षकों का प्राण अप्लाई किए हैं उस रूप में उनको जानकारी है, ठीक है, और रह कर करवाइए, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। खासकर पी पेन नंबर वगैरह डालना हो सावधानी से डालिएगा, और साथ में आप लोग का टियर 1 टियर 2 जो सिलेक्ट करना है, और वहाँ पर आपको योगदान तिथि और रिटायरमेंट तिथि वो सही डालना होता है, गलती नहीं कीजिए, क्योंकि अगर वो डाल दिए, अगर गलत होता है तो संशोधन कराना मुश्किल होगा और आपको बहुत ही चक्कर लगाना पड़ेगा और बहुत आपको परेशानी हो जाएगी। अब बहुत लोगों का कहना था क्या सर अगर एनपीएस अकाउंट सही समय पर नहीं बन पाता है, आपका प्राण नंबर अलॉट नहीं होता, पेमेंट नहीं होगा, एक तो क्लियर समझ लीजिए, आप लोग का जो भी पेमेंट होगा वो एनपीएस अकाउंट के साथ ही होगा, मतलब प्राण नंबर आने के बाद ही होगा। ऐसा किसी भी शिक्षक का नहीं हो सकता है कि बिना प्राण का आपका वेतन आ जाए। जब तक आपका प्राण अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका प्राण नंबर आता है, और प्राण नंबर आने के बाद एचआरएमएस होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जहाँ से आपका पूरा डिटेल्स रहता है, जो राज्य कर्मी होते हैं उनका एचआरएमएस से ही पेमेंट होता है, तो उसमें आपका एचआरएमएस से बोर्डिंग किया जाता है, जो भी आपका डेटा होता है उसको शिफ्ट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है, और पूरे फ्यूचर में आपका एचआरएमएस से ही काम होता है, पेमेंट्स वगैरह, सैलरी स्लिप वगैरह या इंक्रीजमेंट वगैरह या जो कुछ भी उसमें चीज़ें हैं उसमें मेंशन की जाती हैं। सो आपका प्राण नंबर आना मतलब ऐसा नहीं है कि आपका वेतन आ जाएगा, जब तक आपका एचआरएमएस नहीं होगा आपका वेतन नहीं आएगा, ये क्लियर समझ लेना है। और शुरू से यही प्रोसेस रहा है, टियर 1 हो टियर 2 हो या विशिष्ट रूप में रहा। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए कि किसी का होगा तो फिर मेरा कैसे होगा, ऐसा नहीं है कि उनका हो गया तो उनका वेतन आ जाएगा। अब बात यह है कि बहुत लोग का ये कहना था कि सर क्या हम जिले के पत्र का इंतजार करें? बिल्कुल आपको जिले का पत्र का इंतजार करना चाहिए, 1-2 दिन कर लीजिए और तो ही आपको करना है। और प्राण में भी 2 स्टेप करना है, पहले प्राण का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद बाकायदा उसका फॉर्म भरना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको टाइमर लगा रहता है, टाइम मिलता है, इसलिए उसको बहुत सावधानी से आपको भरना होता है, ये चीज़ समझ लेना है, ठीक ना, आपको उसमें कहीं ये नहीं करना। अब बहुत लोग का ये कहना है कि सर इसका जानकारी कैसे लगेगा? तो देखिए इसके लिए आपको आप डीपीओ ऑफिस में जा सकते हैं, हालांकि आप नए हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, और नई बीआरसी में आप एचएम से जरूर कांटेक्ट में बने रहिएगा। हालांकि इसके लिए एक वेबसाइट भी जारी किया गया था और मैं प्रयास करूंगा कि कल तक इस पर एक वीडियो सेपरेट में बना दूं, कैसे चेक उक करना है आपको टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेकर, और उस रूप में आपको पता चल जाएगा। अब बहुत लोग का कहना है कि सर छुट्टी को लेकर, जैसे कि आपको पता है कि गर्मी में छुट्टी होने जा रहा है आपको 2 जून से, तो बहुत लोग कॉल मैसेज आ रहा था कि सर छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप इस मंथ में छुट्टी ले सकते हैं, महिला शिक्षक है तो आप एसएल ले सकती हैं, और अगर पुरुष शिक्षक हैं तो आप सीएल ले सकते हैं, और महिला शिक्षक के लिए सीएल और एसएल दोनों लागू हैं। और आप जिस दिन से योगदान करते हैं उस दिन से ही आपको सीएल और एसएल के लिए अलाउ कर दिया जाता है। अब बात की व्यवहार में मान लीजिए कि विद्यालय योगदान किए हैं और तुरंत ही छुट्टी ले तो अच्छा नहीं है। हालांकि महिला शिक्षक जो भी हैं भाई, आपको एसएल लेना है, ये नहीं कि इस मंथ का एसएल छोड़ देना, आपको एसएल लेना है, 2-4 दिन बाद ही लीजिएगा। अब बात है कि स्कूल बंद हो रहा है उसके पहले आप छुट्टी ले सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं इसके लिए। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी लंबी अवधि की छुट्टी होती है तो आपको किसी एक मतलब पर्सन में, जैसे या तो शुरुआत में आपको रहना होगा, या फिर अगर इधर छुट्टी लेते हैं तो उधर आपको समय से उपस्थित, जिस दिन विद्यालय खुलेगा उस दिन आपको आना ही आना होगा, वरना जितनी छुट्टियां हैं सब आपको काउंट की जाएंगी और उस रूप में आपका वेतन से कटौती की जाएगी। इस मतलब सब सीएल में कटौती होगा और पता चला कि सीएल ही कम पड़ेगा। अगर आप उधर छुट्टी लेते हैं, उधर मान लीजिए सीएल एसएल लेते हैं 20, 21, 22 को, 21, 22 जो भी, तो आपको इधर लास्ट दिन तक आना होगा, मतलब आखिरी अटेंडेंस यहाँ पर बना होगा, ये क्लियर समझ लेना है। अब बहुत लोगों का कहना है कि सर एक साथ में बहुत से शिक्षक, बिल्कुल
विभाग का ये नियम है कि एक साथ में एचएम सभी शिक्षकों को छुट्टी नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास समय है, आप अभी से ही एप्लीकेशन दे दीजिए, अभी से ही अपने प्रभारी को कर दीजिए। तो ये सब आप लोग का अपडेट था, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए। इस चैनल पर हर एक अपडेट आपको आता रहेगा। टेक्निकल योगदान जब भी आपका हो जाता है और नहीं भी होता है तो आपका जिला से पत्र निकल जाएगा, उस रूप में टेक्निकल योगदान होने के बाद ही आप लोग प्राण के लिए अप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो जाएगा, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।